शहर से कुछ दूरी पर जनकपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। इस गांव में जयचंद्र नाम का एक जमींदार रहता था, जिसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी सुमित्रा थी, जो भोली भाली, सरल और ईमानदार स्वभाव की थी। दूसरी पत्नी कौशल्या थी, जो घमंडी और लालची स्वभाव की थी। जयचंद्र का झुकाव कौशल्या की ओर अधिक था, क्योंकि वह गोरी और सुंदर थी, जबकि सुमित्रा का रंग सांवला था, इसलिए जयचंद्र उसे उतना पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन सुबह सवेरे, सुमित्रा, ओह सुमित्रा, कहाँ मर गई? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ छुटकी, अभी आई। मैं कब से गला फाड़े जा रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या कि बहरी हो गई है? लाओ, जल्दी जल्दी मेरा कॉफी लाओ, मेरा गला सूख रहा है। छुटकी, मैं तो आज कॉफी नहीं बनाई हूँ, तुम खुद ही बना लो ना। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। क्या बोली? फिर से बोल। मेरे बाप ने 5 लाख रुपए दहेज में दिए हैं। मैं बावर्ची नहीं हूँ जो कॉफी बनाऊंगी। तुम्हारे बाप ने क्या दिया? तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ नौकरानी की है, समझी? ठीक है छुटकी, मैं अभी लाती हूँ। सुमित्रा एक भोली भाली और सांवली गरीब परिवार की लड़की थी। वह किसी से झगड़ती नहीं थी। इसी भोलेपन का फायदा उसकी सौतन कौशल्या उठाती रहती थी, जो उसे हवेली में नौकरानी बनाकर रखे हुए थी। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए सुमित्रा ने कौशल्या के लिए कॉफी बनाई और उसे पिलाने के लिए कमरे में ले गई। ये लो छुटकी, तुम्हारा कॉफी। हाँ हाँ ठीक है, और बाकी बचे घर का काम समय से कर देना। इसी तरह सारा दिन बीत गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अगले दिन सुबह होते ही सुमित्रा उठकर काम में लग गई। कदमों की हल्की आहट के साथ वह रसोई की ओर बढ़ गई। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा। हाँ हाँ छुटकी, अभी आई। देखो, आज जल्दी जल्दी पूरे हवेली की सफाई कर दो। आज मेरे माँ और पिताजी आ रहे हैं। और हाँ, इस काम को खत्म करके किचन का काम समय से कर लेना। मेरे पिताजी आते ही होंगे। उनके आने से पहले तुम गर्मा गर्म खीर और पुरिया बनाकर तैयार रखना। लेकिन छुटकी, इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेली काम कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम भी मेरे साथ कुछ काम कर दोगी तो जल्द ही सारा काम हो जाएगा। क्या मैं काम करूंगी, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो काम करूंगी। मेरे पिता ने दहेज में 5 लाख रुपए दिए हैं और ऊपर से इतना सारा सामान। तुम्हारे बाप ने क्या दिया है? तुम मेरे पिता की दी हुई धन पर राज कर रही हो, समझी? नहीं छुटकी, मैं तुम्हारे पिता की दी हुई धन पर राज नहीं करती। मैं अपने पति के धन पर राज करती हूँ। तुम ये भूल रही हो, मैं जयचंद्र की पहली पत्नी हूँ। सबसे पहले इस हवेली पर मेरा अधिकार है, समझी? कौन से पति, कैसा धन? तुम्हें पता है, जयचंद्र सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मेरी खूबसूरती पर वह फिदा है। तुम्हारी काली सूरत तो वह देखना भी नहीं पसंद करता। अब फालतू की बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी घर की सफाई करो। तभी अचानक वहां पर तेज कदमों से चलता हुआ जयचंद्र आ जाता है। उसकी उपस्थिति से कमरे में एक हलचल सी मच जाती है। अरे भाग्यवान, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? क्या हुआ तुम दोनों को? कुछ नहीं जी, आप कुछ दिनों के लिए इस हवेली में नौकर रख लीजिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस घर का काम करते करते मैं थक चुकी हूँ। मायके जाकर मैं कुछ दिनों तक आराम करूंगी। जा जा, वापस लौट के मत आना। इस हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जगह तुम्हारा बाप के झोपड़ी में ही है। वहीं मर जाना, वापस मत आना। कौशल्या, खबरदार, जो तुमने सुमित्रा को और एक शब्द भी बोला, तुम्हारी तरह यह भी इस हवेली की रानी है। तुम जाओ सुमित्रा, हंसी खुशी तुम अपने पिता के घर जाओ। जब तक जी चाहे तब तक रहना, फिर वापस चली आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुमित्रा अपना सामान बांधकर कदमों से हल्का सा थकते हुए अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। धीरे धीरे पेड़ों के बीच से होती हुई वह कुछ दूर आगे बढ़ी। तभी उसे कुछ पौधे दिखाई दिए जो पानी बिना सूख रही थी। यहाँ पर तो बहुत से पौधे पानी बिना मर रहे हैं। ऐसा करता हूँ, सभी पौधों में पानी दे देता हूँ। पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रहेगा।
सुमित्रा पौधों में पानी डालकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाती है। अरे ये क्या, इस पौधे की तो डाली झुक गई है। मैं अभी इस पौधे की डाली ठीक कर देती हूँ। सुमित्रा उस पौधे को सावधानी से ठीक करके धीरे धीरे आगे की ओर निकल जाती है। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो अपने ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भवः पुत्री। बोलो पुत्री, क्या हुआ तुम्हें? और तुम इस वक्त घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरे पतिदेव की 2 पत्नियां हैं। एक मैं हूँ और एक कौशल्या। कौशल्या गोरी और बहुत खूबसूरत है और मैं सांवली और बदसूरत। इसी वजह से पतिदेव मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं और न ही घर में कोई मुझे पसंद करता है। काले रंग की वजह से मैं घर में नौकरानी की तरह दिन भर काम करती रहती हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए बाबा जी। बेटी, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। बेटी, यहां से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है, तुम उस तालाब में जाकर डुबकी लगा लो। सुमित्रा वहां से तेज कदमों से तालाब की ओर निकल गई। उसके कदमों की हल्की आवाज जंगल की शांति में गूंज रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर वह तालाब के किनारे पहुंची और उसकी आंखों में पानी की लहरों का नजारा साफ दिखाई दिया। यही है वो तालाब जिसमें मुझे डुबकी लगानी है। चलो डुबकी लगा लेती हूँ। सुमित्रा जैसे ही पानी के अंदर डुबकी लगाती है, ठंडे पानी में डूबते ही उसके चेहरे का रंग सांवली से गोरी और सुंदर हो जाता है, जैसे पानी ने उसे नए जीवन से भर दिया हो। फिर वह खुश होकर बाबा के पास जाकर बोली, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं सांवली से गोरी और सुंदर भी हो गई हूँ। बेटी, अब तुम यहां से सीधा अपने पति के घर लौट जाओ। आज से तुम्हारा पति और घर वाले सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भवः पुत्री। अब सुमित्रा वहां से अपने घर लौट जाती है। घर आते ही जब कौशल्या ने उसे देखा तो वह देखते ही रह गई। अरे सुमित्रा, तुम इतनी खूबसूरत और गोरी कैसे हो गई? सुमित्रा बताओ ना। देखो, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। प्लीज 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 बताओ ना। सुमित्रा कौशल्या को सारी बातें बता देती है। फिर अगले दिन ही कौशल्या उस जंगल की तरफ निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक पौधे की डाली झुकी हुई दिखाई दी। ये पौधा मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है। आज जो भी मेरे बीच में आएगा उसे मैं उखाड़ फेंकूंगी। आज मुझे गोरी और सुंदर बनना है। अगर नहीं बनी तो सुमित्रा मेरे पति पर कब्जा कर लेगी और मैं हवेली में नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। इतना बोलकर कौशल्या आगे की ओर बढ़ने लगी और रास्ते में जो भी पौधा आया उसे वह उखाड़ फेंकी। कुछ दूर आगे जाने पर कौशल्या को वहीं साधु बाबा मिले, जो अपने ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे। बाबा, अरे ओ बाबा, सो मत, जग जाओ। बोलो पुत्री। बाबा, वह तालाब किधर है जिसमें डुबकी लगाने पर स्त्री सुंदर और गोरी हो जाती है? पुत्री, तुम तो पहले से ही गोरी और सुंदर हो, तुम्हें तालाब में डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा, तुम बता दो, वरना मैं खुद तालाब को ढूंढ लूंगी। ठीक है पुत्री, बताता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तालाब में सिर्फ एक ही बार डुबकी लगाना है, ध्यान रखना। कौशल्या वहां से तेज कदमों से तालाब की ओर जाने लगी। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने अपनी साड़ी को संभालते हुए पानी में एक डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी में डुबकी लगाई, उसकी त्वचा का रंग गोरा और सुंदर हो गया, जैसे वह नए रूप में बदल गई हो। वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, मैं तो अति सुंदर और गोरी हो गई। अगर मैं एक बार और डुबकी लगाऊंगी तो मैं विश्व सुंदरी हो जाऊंगी। लगाती हूँ। कौशल्या ने दूसरी बार तालाब में डुबकी लगाई। पानी से निकलते ही उसका चेहरा काला हो गया। फिर कौशल्या भागते हुए साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा, देखो ना, मेरी बदन इतनी काली कैसे हो गई? पुत्री, तुम एक लालची औरत हो। मैंने तुम्हें तालाब में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसी का यह परिणाम है। तुम्हारी लालच भरी सोच ने तुम्हें हमेशा के लिए काली और बदसूरत बना दिया।
तुम्हें घमंड था ना अपने खूबसूरती पर। अब तुम हवेली में नौकरानी बनकर रहो। प्लीज बाबा, मुझे पहले जैसा कर दो। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगी। तुम्हारी यही सजा है। फिर क्या, कौशल्या अपने बदसूरत और काला चेहरा लेकर अपने हवेली में लौट गई और नौकरानी की तरह वह काम करने लगी। जल्दी जल्दी घर का सारा काम करो, वरना हवेली से बाहर कर दूंगी। तुम मुझसे बहुत सारा काम करवाई है, अब तू कर। मुझे माफ कर दो दीदी। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया होता तो आज हम दोनों इस हवेली में रानी बनकर राज करते। देखो ना, मेरी कैसी हालत बन गई है। ठीक है, उठो बहन, आज से हम दोनों इस हवेली का सारा काम करेंगे।